अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा जी, काफ़ी लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए मेरे बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और आप लोगों के बारे में भी देख लेते हैं। छोटी-छोटी सी 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हमारी ये जो क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है और ये कंबाइन है। इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस हैं। लेकिन दिस इज़ जस्ट एन एक्सेप्शन, इट वोंट हैपन नेक्स्ट टाइम। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स हैं, उसमें हम अपने टाइम को फ़ॉलो करें, जो टाइम टेबल में हमारी क्लास है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता या मेरी अपनी भी क्लैरिटी हो जाए और आप लोगों की भी क्लैरिटी हो जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएस की क्लास है, वो मंडे और वेडनेसडे को 12:30 बजे है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। और जो मॉर्निंग की क्लास है, वो ट्यूसडे को 8 बजे है सुबह और थर्सडे को 9:30 बजे है। ऐसे ही है? जी जी सर। बेटा बताएँ आप लोग, ऐसे ही है जी यस सर। या सर, मैं गलत एकदम बता रहा हूँ? सही है। अच्छा ये बताएँ कि बाकी क्लासेस हो रही हैं आप लोगों की? जी सर, क्लासेस हुई हैं कुछ, एक एक हुई हैं अभी। एक ही क्लासेस हुई हैं, अच्छा। अच्छा एक तो चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि जब भी आप क्लास में आएँगे, यू पीपल हैव टू मेक श्योर कि योर नेम इज़ प्रॉपर्ली रिटन विदिन योर रोल नंबर। अब कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं लेकिन नेम यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहे। तो इट क्रिएट्स एम्बिग्यूटी, इससे अब पता नहीं चलता कि आप एक्चुअली में कौन से स्टूडेंट हैं। यानी आपका नाम क्या है? अगर आपको ट्रेस करना चाहें या आपको मुखातिब करना चाहें, तो किस नाम से मुखातिब करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों के जो प्रॉपर नेम्स हैं वो रोल नंबर्स के साथ हों। सेकंडली आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि या तो अपनी पिक्चर लगाएँ डीपी पे, अगर नहीं लगाना चाहते दैट्स ओके, कोई और पिक्चर ना लगाएँ। जैसे कार्टून्स लगाए होते हैं कुछ लोगों ने, एनिमेशंस लगाए होते हैं, तो ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती इस तरह से। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी ऑनलाइन क्लास जो होती है ना, उसको डायरेक्टर साहब या कभी-कभी वीसी साहब भी विज़िट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जो पीएम आईडीज़ हैं, पर्सनल मीटिंग के जो आईडीज़ हैं वो सब टीचर्स के पूरे डिपार्टमेंट के पास हैं। यानी कोई और टीचर जो क्लास चेक करने वाला है या कोई भी और हायर अथॉरिटी जो है वो हमारी क्लास को विज़िट कर सकता है। तो चूँकि ये एक वर्चुअल क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें ये होगा कि हमारा डेकोरम ये तो नहीं होगा कि हमने चेयर सेट करके रखनी है, क्लास साफ-सुथरी होनी चाहिए। इस क्लास को तो हम नहीं ज़ाहिर है ये चीज़ें कर सकते, लेकिन जो वर्चुअल क्लास का कुछ डेकोरम होता है, जो इसकी डिसेंसी होती है, वो इन मैनर्स में है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें या तो आप हो या फिर कोई भी पिक्चर ना लगाएँ। कोई मसला नहीं है, आपके पास फ़ेसबुक है, यू हैव इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, वहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर्स लगाएँ। अपनी यानी कि जैसे मर्ज़ी कार्टून्स वगैरह लगाएँ अगर आप लगाना चाहते हैं या कोई भी एनिमेशंस या कोई भी और पिक्चर, सीनरीज़ लगा लेते हैं कुछ लोग। अदरवाइज़ कोई पिक्चर ना लगाएँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेकंडली ये कि आप सब लोग तो ओबीडिएंट स्टूडेंट्स हैं और पता चल रहा है आप लोग माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं 1 डेढ़ सेमेस्टर से, 2 सेमेस्टर से, तो सब लोगों ने अपने माइक ऑफ रखे हुए हैं इस तरह से ही और जिसको मैं कहूँगा उसने माइक ऑन करना है और बात करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने माइक और वीडियोज़ ऑफ ही रखने हैं। तो मेरी बातें समझ आ रही हैं? जी सर, आ रही हैं सर। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि मैनेजमेंट की तो हम बात कर रहे हैं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीबीए ऑनर्स, you people have studied different courses with the discipline of management. You have studied the course of principles of management, you are studying the course of marketing management, you have studied human resource management. So all these subjects are
इन डिसिप्लिन विद द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो हमारी डिग्री है, अगर हम इसके नाम के ऊपर फोकस करें, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही है ना हमारी डिग्री या कुछ और है? यस सर यही है। यही है। तो अच्छा, बैचलर्स का मतलब तो समझ आ गया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी सिक्स सेमेस्टर तक किसी भी कोर्स का नाम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। बेसिकली हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि हम जो है वो किसी भी वर्ड के साथ अगर मैनेजमेंट लगा दें, जैसे चेंज मैनेजमेंट, जैसे सेल्स मैनेजमेंट, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज द सिनोनिम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जितने भी कोर्सेज पढ़ते हैं जिसके साथ मैनेजमेंट का वर्ड लगा हुआ होता है, उसका मतलब है कि वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट है, वो टोटली आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, वो आपके डिसिप्लिन यानी आपके कुरिकुलम से रेलिवेंट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो कोर्स एक, आप कह लें कि कोर कोर्स है आपके लिए, जो कि आपके लिए नेसेसरीली पढ़ना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, अच्छा कोर कोर्स के अलावा कौन से कोर्सेज़ होते हैं? देयर कैन बी अलाइड कोर्सेज़ लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। All these courses are called as allied courses because these courses are not directly relevant to your subject. ये डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ लिंक नहीं कर रहे होते। अब सोशियोलॉजी एक अलग फील्ड है, साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है, मैथमेटिक्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिसिप्लिन है। तो इसी तरह से जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली इसके नाम का जो पहला वर्ड है वही मैनेजमेंट के है। तो एक चीज तो हमें आज ये कंफर्म हो गई है कि ये कोई आईटी का कोर्स नहीं है, ये कोई कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं है। इसके लिए हमें कोई जो है वो प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, हैकिंग और ये चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, और ना हम ये चीजें पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे। यानी आप देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ी थी, या मार्केटिंग मैनेजमेंट फहीम साहब आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ेंगे। आप ये देखते हैं कि मार्केटिंग का क्या रोल है मैनेजमेंट के अंदर। अब इस कोर्स में हमने क्या देखना है, अगर हम स्टिक रहें अपने कोर्स से, तो इस कोर्स में वी हैव टू सी के व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट। यानी व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन या व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट होते हुए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का, आईटी का, इन चीजों का क्या रोल होता है हमारे जो है वो आप कह लें प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, या हमारी प्रोफेशनल डिग्री के अंदर इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। अब देखें, चलें शुरू में तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एक कोर्स था, पढ़ा था, सब लोगों ने याद है कि नहीं याद, भूल गए? यस सर। यस पढ़ा सर। था। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर ये होता है, हार्डवेयर ये होता है, सॉफ्टवेयर ये होता है, प्रिंटर ये होता है, ये सब चीजें पढ़ी थी। अच्छा, वो हमें किसने पढ़ाया था? आईटी के टीचर ने, क्योंकि वो बेसिकली आईटी के बेसिक से रेलेवेंट सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये आपका एक सम सॉर्ट ऑफ एडवांस कोर्स है। आप देखें कि सिक्स सेमेस्टर, सेवंथ, एट्थ, ये आपके एडवांस सेमेस्टर्स होते हैं। यानी यहाँ पे अब हमें जो है वो कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़े से एडवांस लेवल के सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। I mean to say कि we will not study the basic terms of computer like hardware, software, printers, इनपुट आउटपुट। हाँ, हो सकता है कि हम इन चीजों को टच करें, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ें, शायद थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट भी दे दूं, लेकिन एक्चुअली हमने इन चीजों को थॉरोली स्टडी नहीं करना, बिकॉज वी पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज कंसेप्ट इन आवर बिगिनिंग सेमेस्टर्स। हम शुरू में ये सब चीजें जो है वो देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है? हमने यहाँ पर देखना है कि जो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर आईटी का क्या रोल होता है, बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल। एम्फसाइज, आई विल एम्फसाइज ऑन माय वर्ड्स, और आप लोगों ने फोकस करना है कि एक बिजनेस प्रोफेशनल होते हुए आईटी का क्या रोल है। बिजनेस प्रोफेशनल होते हुए हमें अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, दैट्स वेरी क्लियर। बिजनेस प्रोफेशनल होते हुए हमें मैनेजमेंट का, एचआर का, मार्केटिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का पता होना चाहिए, ओके दैट्स फाइन। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि बिजनेस प्रोफेशनल होते हुए हमारा आईटी के साथ क्या ताल्लुक? भाई आईटी वाले डिग्रियां करवा रहे हैं ना, बीएससीएस भी करवा रहे हैं, एमसीएस भी करवा रहे हैं, एमएस पीएचडी भी करवा रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है ये सब्जेक्ट पढ़ने की? वो ठीक है, वो लोग अपना काम जाने, वही कर लेंगे जितना भी काम होगा आईटी का। हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? एक क्वेश्चन रेज होता है माइंड में कि नहीं होता? यस सर।
जी बेटा, बाकी लोग मेरा ख्याल है काफी सारे लोग क्लास ज्वाइन करके या तो सो गए हैं या नाश्ता यस वाश्ता। सर, यस यस सर। सर। अच्छा, तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो रेज होता है माइंड में, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई मुझे अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहें, या कोई स्टूडेंट थोड़ा सा एक चांस लेना चाहे कि देखें शायद मेरा तुक्का लग जाए, बात सही हो जाए। सर कोई जिस आती है? तरह जी जी जी। सर जिस तरह हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, मतलब हमारे वर्क को इजी कर सकते हैं। क्विक बुक्स हो गया, और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है, या एक्सेल शीट्स वगैरह के थ्रू हमें मतलब बहुत आसानी हो जाती है। ये सारे हम लोग मतलब है तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स ना जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये फिर हमारी हेल्प करते हैं। हो सकता है हम मतलब इसके यूजेस वगैरह भी कुछ देखें इस कोर्स में। जी बेटे, बिल्कुल, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट कि आपने क्लास में पार्टिसिपेट किया। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, आजकल का जो दौर है ना, उसमें आप कोई भी पर्सन आईटी के बगैर नहीं रह सकता। एक 70 या 80 साल का बुजुर्ग जो पेंशनर है, एज्यूम करें, आपको आपके सामने एक केस स्टडी रखने लगा हूँ कि एक बुजुर्ग है, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, काफी लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे जो पेंशनर्स होते हैं। पेंशनर वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद रिटायर हो जाते हैं 60 ईयर्स की एज में, या उससे पहले भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनको हर मंथ जो है ना, वो कुछ ना कुछ इनकम दे रही होती है सपोर्ट के लिए। अब एक वो पेंशनर इंसान जो जिसकी उम्र 75 या 80 साल है, उस इंसान को कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता। मिसाल लेते हैं कि वो जो है वो एमए उर्दू उसने किया हुआ था या बीए उर्दू, और उर्दू में उसने टीचर था और सारी ज़िंदगी उर्दू पढ़ाई है उसने। स्कूल में या कॉलेज के अंदर वो एक टीचर रहा है। ओके, दैट्स फाइन। उसका कोई लेना-देना नहीं है आईटी के साथ, कंप्यूटर के साथ, ना उसको पता उसकी जाने-बला कि ये क्या होता है कंप्यूटर, ये क्या होता है इंटरनेट, कभी ज़िंदगी में उसने यूज़ ही नहीं किया। आज उस इंसान की उम्र जो है वो 75-80 साल है। लेकिन अगर वो आईटी को इग्नोर कर देगा और कहेगा कि मैंने इंटरनेट को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं आने देना, तो फिर उसको कभी उसकी पेंशन भी नहीं मिल सकती। उसके जो डेली के आप कह लें कि रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी। कैसे? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सबसे स्लो तरीन इदारा है, वो भी ये कह रहा है कि अगर पेंशनर्स एटीएम पे जाके, बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाएँगे, एटीएम से अपनी सैलरी नहीं निकलवाएँगे या पेंशन नहीं निकलवाएँगे, उस वक़्त तक उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। यानी वो कैश वाला सिस्टम खत्म कर रहे हैं। इकोनॉमी को कैशलेस कर रहे हैं। यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड तो होता है लोन के लिए। तो डेबिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा, अकाउंट आपका बना दिया जाएगा, आपके नंबर पे मैसेज आया करेगा, आपको अपना अकाउंट एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जाके एटीएम से हर मंथ या जब भी आप चाहें अपने जो पेंशन है वो निकलवा सकते हैं। ओके। एक वो इंसान जिसका कोई ताल्लुक नहीं दुनिया के साथ। देखिए जो पेंशनर है उसने और कोई काम नहीं करना। वो सारा दिन घर के बाहर जो दरख्त है उसके नीचे चारपाई बिछा के बैठा रहता है। गुज़रने वाले उसको सलाम करते हैं, उसका हाल-चाल पूछते हैं। लेकिन जो है वो उसको भी आप देख लें कि आईटी के अंदर आना पड़ा। उसको बैंक भी जाना पड़ेगा, उसको एटीएम मशीन भी यूज़ करनी पड़ेगी, उसको मोबाइल भी यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो नहीं भी करता तो उसके बिहाफ़ पे शायद कोई और कर रहा है। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दैट पार्टिकुलर पर्सन इज़ लिंक्ड विद आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ वो लिंक हो गया। अब आप में से जिसके पास व्हाट्सऐप नहीं है, वो बीबीए ही नहीं कर सकता। यानी अगर कोई स्टूडेंट आज ये कहे कि मैंने व्हाट्सऐप पे एक्टिव नहीं होना, मैंने व्हाट्सऐप पे अकाउंट नहीं बनाना, तो चलें डिग्री तो वो कंप्लीट नहीं कर सकता, वो ये सेमेस्टर ही नहीं कंप्लीट कर सकता। आज नॉन बिज़नेस स्कूल में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, परमानेंट हैं या विजिटर्स हैं या जो भी लोग हैं, इवन के जो एडमिन स्टाफ है, हम लोग अगर व्हाट्सऐप पे नहीं है, तो फिर हम कोई काम ही नहीं कर सकते। यानी हम अपनी जॉब ही नहीं कर सकते। समझ लें जॉब से फारिग हैं। ऐसा क्यों है? क्या वजह है? मतलब क्यों ये कहीं भी नहीं हमने पढ़ा, ना बीबीए में पढ़ा। जिस वक़्त हम पढ़ते थे उस वक़्त तो ये ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम शुक्र है कभी भी नहीं हुआ था। और मेरी तो अपॉलजीज़ हैं आप लोगों के साथ और मेरी सिम्पैथीज़ भी हैं कि आपको ये ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। ये हमारे लिए पढ़ाना इतना मुश्किल है, आपके लिए तो फिर भी आपने पढ़ना ही है ना इसको। ये जो टीचर है उससे पूछें कि उसके दिल पे क्या गुज़रती है कि उसके पास ना व्हाइट बोर्ड है, ना उसके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, ना वो किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है। मुझे नहीं पता इस वक़्त कौन-सा बच्चा क्या कर रहा है। कोई नाश्ता कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा होगा, कोई चैटिंग कर रहा होगा। मैं बोली जा रहा हूँ, यहाँ से बोली जा रहा हूँ। तो लिहाज़ा जो है वो ये इश्यू तो हम सब लोगों के साथ है। ये ऑनलाइन वाला जो इश्यू है ना, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और सब लोगों को ये अब ये जो है वो कलेक्टिवली इसको टैकल करना पड़ेगा। उम्मीद करें और दुआ करें कि क्लासेस जल्दी से जल्दी जो है वो फिज़िकल हो जाएँ। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अब इसके बगैर ना टेक्नोलॉजी के बगैर कोई इंसान दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बाय हुक और बाय क्रुक अगर आप ना भी चाहें ना तो आपको मजबूरन टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा। हम ये बात कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक ये जो है वो आप कह लें कि इंडस्ट्रियल कल्चर के अंदर क्या रोल होता है आईटी का? मतलब क्यों हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम?
क्यों हम टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, क्यों हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को देखेंगे? क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर एक पर्सन जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता, वो पर्सन दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इंडस्ट्री में क्या सर्वाइव करेगा? वो इंसान जिसका दुनिया के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो जो पेंशनर है 75-80 साल का, उसने कोई काम नहीं करना होता, उसने सिर्फ पेंशन निकलवा के लानी है और घर में बेटे के हाथ में रख देनी है कि ये जो खर्चा खुर्चा कर रहे हैं आप इसमें से करें, मैं भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, सारी जिंदगी उसने नौकरी भी की है, उसने सब कुछ किया है। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को कनाइव करेगा, इग्नोर करेगा, इसको टेक्नोलॉजी को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो क्या होगा कि टेक्नोलॉजी भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगी और वो अपनी पेंशन से ही महरूम हो जाएगा। तो लिहाजा ये तो हो गया एक वो पर्सन जिसका दुनिया के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं, और आप लोग तो इस दुनिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे, तो अगर आपको इन बेसिक आईटी के टर्म्स का नहीं पता होगा, तो फिर जो है ना वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंटरव्यू को भी जो है वो क्लियर कर सकें। क्योंकि देखिए, मैं बच्चों से बड़ी क्लियर बात करता हूँ, यहाँ से पास आउट होने के बाद to be a earning hand for your family, you people have at least 3 options. कम से कम 3 में से किसी एक ऑप्शन को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लैंडलॉर्ड हैं या अगर आप मेरी तरह कोई मीडियोकर नहीं है, मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते, अपर क्लास से या हायर अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ओके, ये बात आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 में से एक ऑप्शन लाज़मी अवेल करना पड़ेगा। वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, इफ यू वांट टू हैव सम अर्निंग इन योर फ्यूचर, यू हैव टू अडॉप्ट वन ऑफ द 3 ऑप्शंस। क्या हो सकते हैं ऑप्शंस? देखें, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर लें, वो मल्टीनेशनल हो, वो ग्लोबल कंपनी हो, वो कोई रीजनल कंपनी हो, वो कोई बैंक हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, व्हाटएवर द ऑर्गेनाइजेशन इज, आपको उसमें या तो जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है ना फैमिली बिजनेस, किसी की कपड़े की मिल है, किसी की कागज की मिल है, किसी की जो है वो आप कह लें कि शूज की शॉप है, तो कोई भी बिजनेस हो सकता है। अच्छा, या तो होता है कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स के बिजनेस को ही या अपने मामे चाचे ताए के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं, यानी अपना एक स्टार्टअप जो है उसकी तरफ जाएं, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करें। ये भी बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और दिल गुर्दे वाला बंदा ये काम कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई अपनी अर्निंग कर सकें। कोई आता है ऑप्शन आपके माइंड में कि और हम क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपना गुज़ारा कर सकें, ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद? क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं? सर फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस करेंगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी होती है और लोगों ने आपको पेमेंट करनी होती है। वेरी गुड, ठीक है, ये उसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा? अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है या ये भी ऊपर से गुज़र रही है? सर आ रही है सर आ समझ, रही है, मेजर ऐड सर तो आ रही है यही है सर। ना, वो बाकी तो मैं इसके आप अंदर आ लोगों को जाएंगे। बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर मैं हम ये डिफरेंट समझाना प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी तो अर्निंग कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक जी, पेजेस बना के उसके थ्रू अपनी चीजों को सेल करें, या फिर बिल्कुल, इंस्टाग्राम या अपनी यूट्यूब को चीज़ों को यूटिलाइज सेल करें। करें, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एड्स देके, यानी हम बिज़नेस करेंगे आप कह रहे हैं। यस तो सर। ये उसी में ही आ जाएगा, यानी आप बिज़नेस कर सकते हैं, वही बात मैंने आपको पहले बता दी है। अच्छा, ये जी सारी सर। चीज़ें आप कोई भी काम कर लें ना, आईटी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। हर जगह एक कंप्यूटर और एक मोबाइल फ़ोन आपके पीछे-पीछे फिरेगा, बल्कि आपको इसको उठा के साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना आपके हाथ में इस वक़्त, ये बेसिकली एक पूरा ऑफ़िस है, यानी ये वो काम भी करता है जो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। पहले किस दौर में ये मोबाइल आपको पता है कि सिर्फ़ टेलीफ़ोन करने के लिए, एसएमएस या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। अब इसमें पूरा एक ऑफ़िस होता है, एक दफ़्तर जिसे हम कहते हैं। एक पूरा दफ़्तर इसके अंदर जो है ना वो समा सकता है। इसी के ज़रिए आप मीटिंग्स कर सकते हैं, इसी के ज़रिए आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, इसी के ज़रिए आप जो है वो ऑर्डर्स कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ ऑर्डर की है, ये जो चीज़ आपने जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, वो किस जगह पर पहुँची है। इसी के ज़रिए आपके पैसे भी आपके अकाउंट में आ जाएँगे। यहीं से ही आप स्पेंडिंग भी सारी कर लेते हैं। आपने टैक्सी भी बुलवानी है ना, तो इसी मोबाइल में आप उबर की ऐप करेंगे और उसी से आप जो है वो टैक्सी कॉल कर लेंगे। अगर आपको खाना मँगवाना है तो आप क्या करेंगे, आप फूड पांडा पे ऑर्डर कर देंगे और वो खाना आपके घर पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं सैर करने, तफरीह करने के लिए, तो भी आप इस मोबाइल में जो एप्लीकेशन है ना, डिफरेंट ऐप्स होती हैं, वो एक चक्कर ऐप है पाकिस्तान में, वो डिफरेंट होटल्स वगैरह के बारे में आपको बताती है, रेस्टोरेंट्स के बारे में बताती है कि कहाँ पर अवेलेबल है स्पेस जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं।
आप अपनी बस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी की जो टिकट परचेज करनी है, मतलब ये तो वो चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि आप एक यंगर जनरेशन है, देखें यूनिवर्सिटी के अंदर जब क्लास होती है ना, तो टीचर ज्यादा सीख रहा होता है और स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा सिखा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊंगा, बोल चाल के चला जाया करूंगा। आप लोगों ने भी क्लास में पार्टिसिपेट करना है, और मुझे पता है कि मैं ज्यादा सीखूंगा, आप लोग मुझे ज्यादा बताएंगे कि नहीं सर, टेक्नोलॉजी में और ये चीजें भी होती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे उम्र में ज्यादा हूँ, इसलिए मैं आउटडेटेड भी हूँ, यानी मैं पीछे हूँ। क्योंकि जितनी यंगर जनरेशन होती है, वो टेक्नोलॉजी में उतनी ही एडवांस होती है। तो आप लोगों के जो छोटे बहन भाई होंगे, उनको टेक्नोलॉजी का आपसे भी ज्यादा पता होगा, अनटिल एंड अनलेस उनके पास कोई मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होना चाहिए। तो लिहाजा ये जितने भी सारे काम होते हैं रूटीन के हमारे, हम इसी स्मार्टफोन से कर रहे होते हैं। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो जिसको आईटी का, टेक्नोलॉजी का, जिसको इंफॉर्मेशन सिस्टम का नहीं पता, वो कैसे इन चीजों को यूज कर सकता है? यूज तो कर सकता है, लेकिन इसको फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव मैनर के अंदर यूज नहीं कर सकता। एक वो पर्सन जो कि देहात में रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो व्हाट्सएप भी यूज कर लेता है, वो फेसबुक भी यूज कर लेता है, लेकिन उसे आप कहें फूड पांडा पे खाना ऑर्डर करे, वो नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, उसको रीड ही नहीं करना आएगा, वो इंग्लिश में क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको कार्ड का जो नंबर है वो देना नहीं आएगा। तो लिहाजा एक चीज याद रखिएगा कि एजुकेशन क्रिएट्स द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन पीपल। तालीम जो है ना, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल रही होती है। जैसे कुरान पाक के अंदर भी है कि क्या तालीम, इल्म वाले और बगैर इल्म के लोग बराबर हो सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है ना बेसिकली, ये हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करके देते हैं। हमारे माइंड जो एक लिमिटेड सा होता है ना, उसके अंदर कैपेसिटी, ये उस कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा होता है। इसलिए तो आप देखें कि अब हम लोग ये कहते हैं कि देखें जी, बिल गेट्स तो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया था और मार्क जकरबर्ग भी ड्रॉप आउट हो गया था, तो क्या पढ़ाई का फायदा, इतना पढ़ लिख के उन्होंने क्या किया? ये बिलियनियर्स हमारे सामने हैं, और ये जो बड़े बड़े पीएचडी प्रोफेसर हैं, ये बनी गाला के सामने धरने दे रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमारे से जॉब ही नहीं मिल रही, हमें नौकरियां दें। तो देखें, कॉलेज ड्रॉप आउट जो है वो तो बिलियनियर बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है या फेसबुक का ओनर है। और ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात हैं, डॉक्टर बन गए हैं, पीएचडी कर करके गंजे हो गए हैं, तो एनके लग गई हैं 8-8 नंबर की, 4-4 नंबर की, लेकिन उसके बाद भी जो है वो इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो बेसिकली जो है वो, अगर आप बिल गेट्स के साथ मुकाबला करना चाहते हैं ना, तो फिर आप हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हों, या आप स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट हों, या आप येल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होंगे, तो फिर मैं आपको मानूंगा कि वाकई आप ओके, दैट्स फाइन। जब इन लोगों ने उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सीख कर लिया ना, इसका मतलब है कि इनकी इतना, इनका आईक्यू था, इतनी कंपेटेबिलिटी थी इनके अंदर, इतना इनकी कैपेसिटी थी कि उस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर रट्टे नहीं होते हैं, यहाँ पे आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी करंट अफेयर्स टेस्ट की जाती है। तो लिहाजा बेसिकली जो है वो, हम पाकिस्तानी या कम से कम सरगोदा यूनिवर्सिटी का मुकाबला येल यूनिवर्सिटी के साथ या स्टैनफोर्ड के साथ ना करें तो ही बेहतर है। तो क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ये भी आर्गुमेंट देते हैं, फिर एक बात और होती है कि जी जीपीए मैटर करता है कि नहीं करता, और वो कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी पर्सन जो कि आप कह लें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, अगर उसको टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं होगी, स्पेशली ये कि उसकी फील्ड में टेक्नोलॉजी की कितनी एप्लीकेशन है, उस वक्त तक वो पर्सन जो है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा, या कम से कम ग्रो नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, थोड़ा से मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आप लोगों को मेरे नाम का तो पता चल गया होगा, आसिर अली बेसिकली मेरा नाम है, और बेसिकली आई डज नॉट बिलोंग टू सरगोदा, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा एमएस है मार्केटिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मैंने एमएस मार्केटिंग किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मैं तकरीबन, मुझे 2 साल होने वाले हैं। 2019 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। काफ़ी सारे न्यू फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हारून रशीद साहब हैं, शाहिद रशीद साहब हैं, मैडम सादिया, मैडम निम्रा, साकिब साहब, अगर आप लोगों ने कभी इनमें से किसी टीचर से पढ़ा हो तो। हम सब लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो एक साथ ही हुई थी यहाँ पर। तो मैं आप लोगों के अलावा जो है वो एमबीए सेकंड में पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके अलावा एमकॉम फोर्थ में मेरे पास कोर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से। तो ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स है, ये एक डिफरेंट नेम के साथ एमकॉम में भी आता है। इस सब्जेक्ट का वहाँ पर नेम है बिजनेस सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट।
तो बेसिकली ये कुरिकुलम एक ही है, इसकी बुक भी एक ही है और कोर्स आउटलाइन भी सेम ही है, लेकिन ये दोनों क्लासेस के अंदर एमकॉम के अंदर इसका नाम डिफरेंट है और बीबीए में इसका नाम डिफरेंट है। तो मैं तकरीबन 2 सेमेस्टर्स में तो वहाँ पे ये पढ़ा चुका हूँ। तो पहले मुझे नहीं इस सब्जेक्ट का कोई बहुत ज़्यादा आइडिया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसके ऊपर कमांड है। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसका, ना ही मेरी कोई स्पेशलाइज़ेशन इसके अंदर है, ना मेरा एमएस का थीसिस इसके ऊपर था। और लेकिन ये है कि 1 जो बेसिक्स हैं o'clock कम से कम वो हम p.m. लोग आपस में जो है वो मिल-मिला के इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपकी अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। यानी अभी तो चूँकि कंबाइंड क्लास है तो 52 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब ये इंडिविजुअल क्लास होगी तो ये स्ट्रेंथ कोई 18-20 पे अगर आएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्लास का। तो बाकी एक गुड न्यूज़ है, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं है कि मेबी 2-3 वीक्स तक आप लोगों की क्लासेस भी शायद फिज़िकल हो जाएँ, क्योंकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जैसे नमल है या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट्स वगैरह, वहाँ पर फिज़िकल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली। तो क्योंकि अब स्कूल्स भी खुल गए हैं, बच्चे डेली स्कूल्स जा रहे हैं, तो आप लोग तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े स्टूडेंट्स हैं। तो इस वजह से उम्मीद की जा सकती है कि शायद यूनिवर्सिटी जो है वो कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले ले और आप लोगों को यूनिवर्सिटी में बुला लें। तो लेकिन टिल दैट टाइम वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम अपना जो है वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम अपने कोर्स को जितना हम कवर कर सकेंगे वो करेंगे। अच्छा, 2-3 छोटी-छोटी बातें मैं आपको बता दूँ कि जो सेशनल मार्क्स हैं वो बेसिकली आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। उसमें मैंने कोई अटेंडेंस नहीं रखी, कोई क्विज़ नहीं होगा, कोई असाइनमेंट नहीं होगी। उसमें 5 मार्क्स आपके क्लास पार्टिसिपेशन के हैं और 15 मार्क्स आपकी क्लास प्रेजेंटेशन के हैं। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड और थर्ड वीक ऑफ फाइनल टर्म्स। सो यू पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट के हमारे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो फाइनल्स में स्टार्ट हो जाएँगी। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बता दूँ अभी से ही कि अगर प्रेजेंटेशंस को आप सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर सेशनल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और पूरे डिपार्टमेंट में मैं एक आई एम प्राउड ऑन दिस थिंग, और मुझे तो खुशी है इस चीज़ की कि एक वो टीचर मैं मशहूर हूँ कि जो सेशनल मार्क्स सबसे कम देता है। तो इस वजह से जो है वो देख लीजिएगा, इस चीज़ का आप लोगों ने खुद ख़्याल करना है। और क्लास पार्टिसिपेशन जो मैंने बात की है, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आप लोगों को क्लास में पार्टिसिपेट करना है। मैं आपको अगर कोई काम कहूँगा तो आपको वो करना है। जैसे काम से मुराद कि कोई चीज़ स्टडी करके आनी है, कोई केस स्टडी करना है, कुछ रिसर्च करके आपने आनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगा कि बताएँ ये क्या होता है या ये क्या होता है, या आप लोग एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो दैट्स आल्सो काउंट इन क्लास पार्टिसिपेशन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन्स करें। जितने आपको क्वेश्चन्स करने हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप बार-बार क्वेश्चन करें, आप प्रीवियस लेक्चर से रेलेवेंट क्वेश्चन करें। मुझे खुशी होगी, जो बच्चा जितना ज़्यादा क्वेश्चन करता है, वो उतना ज़्यादा टीचर की नज़रों में आता है और टीचर उतना ज़्यादा उस बच्चे को फिर नंबर भी देते हुए याद रखता है। तो अगर आप डल होके, डम्ब होके बैठे रहेंगे एक सिटिंग डक की तरह कि जिसका किसी को पता नहीं है, ना उसको किसी और चीज़ का पता है, तो फिर मैं भी आपको याद नहीं रखूँगा मार्क्स लगाते हुए। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. यस सर। अच्छा जी। चलिए हम आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोग एक-दूसरे को जानते हैं और मुझे वैसे किसी का नाम याद रहता नहीं है। तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास में भी अब क्या इंट्रोडक्शन होगा? तो लिहाज़ा हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 है हमारा फाउंडेशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन बिज़नेस। इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बिज़नेस के अंदर क्या रोल होता है? अच्छा, इसे हम देखते हैं। जो आप लोगों की बुक है वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से बुक है और जो उसका ऑथर है वो है जेम्स ओब्राइन। ये नेम लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सो इफ यू पीपल वांट टू परचेज़ द बुक यू आर ओपन टू बाय इट, लेकिन मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊँगा। तो आप लोग स्लाइड से कवर करना चाहते हैं, दैट्स फाइन। अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, पढ़ें। क्योंकि जो चीज़ हम बुक में पढ़ पाते हैं ऑब्वियसली वो स्लाइड में हमारे पास चीज़ें कवर नहीं हो पाती। मैं स्लाइड से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि स्लाइड से मैंने सिर्फ़ हेडिंग्स देखनी होती हैं, बाकी डिटेल तो सारी मैंने आप लोगों को ओरली बतानी है। तो बुक से एक-एक लाइन जो है वो रीड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, फाउंडेशन कांसेप्ट्स की अगर हम बात करें। शेयर कर देंगे। जी बेटे, बिल्कुल मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूँगा, जो आप लोगों के क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर हो जाएगा, हो जाएँगी। लेकिन ये स्लाइड्स मैं उस वक़्त शेयर करूँगा जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा।
यानी अगर आज चैप्टर हम कंप्लीट नहीं कर सके, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर सकेंगे, तो फिर मैं ये स्लाइड्स आपसे आज शेयर नहीं करूंगा। मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपसे ये स्लाइड शेयर करूंगा, क्योंकि ये होता है कि बाज़-औक़ात स्लाइड्स में कोई चीज़ अपडेट करनी होती है, कोई चेंजिंग करनी होती है, तो फिर वो बार-बार स्लाइड्स नई और पुरानी हो जाती हैं कि पुरानी डिलीट करें और नई आ रही हैं। जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसी वक़्त आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी। वैसे ये इंटरनेट पे भी मौजूद होंगी, लेकिन मैं एडिटिंग करता हूँ, काफ़ी चेंजिंग आपको मिलेगी इंटरनेट वाली स्लाइड्स और मेरी स्लाइड्स के अंदर। इसलिए फिर उसके ऊपर मत जाइएगा कि सर ने तो नेट से ही डाउनलोड करके पढ़ाया होगा, हम भी यही डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, मैं स्लाइड्स में काफ़ी एडिटिंग करता रहता हूँ अपने मुताबिक। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, फाउंडेशन कांसेप्ट्स हैं। वो क्या है कि व्हाई स्टडी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि क्यों हमने पढ़ना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अच्छा, उसने साथ ही ना हमें आंसर भी दिया हुआ है कि वाइटल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बिजनेस कभी भी टेक्नोलॉजी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये एक वाइटल कंपोनेंट है, एक इंटेग्रल पार्ट है किसी भी जो है वो बिजनेस के लिए। जैसे आप देखें कि बिजनेसेस की अगर हम बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया हो, तो आप देखेंगे वहां पे हर पर्सन के पास एक कंप्यूटर लाजमी पड़ा हुआ होता है उसके सामने। इवन के कोई क्लर्क है, या क्या कहना चाहिए, कोई जो है वो लोअर लेवल का मैनेजर भी है, कोई लाइन मैनेजर भी है, तो उसके पास भी एक कंप्यूटर लाज़मी होता है, क्योंकि आप जितना भी आपकी प्रोसेसिंग है, रिकॉर्ड्स हैं, आपके जितने भी डाटा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी हमें कंप्यूटर में सेव करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा क्या हेल्प्स बिज़नेस एक्सपेंड एंड कम्पीट। ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो आपके बिज़नेस को हेल्प कर रही होती है एक्सपेंड करने में और कम्पीट करने में। इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि इस वक़्त दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? कोई मुझे बता सकता है? जेफ बेजोस। जेफ बेज़ोस, वेरी गुड। शुक्र है आप लोगों ने बिल गेट्स नहीं कहा, क्योंकि अब वो नो चौथे नहीं पातशाह सर, सर, बन टेस्ला जाते का हैं। नो ओनर सर, है, टेस्ला का बहुत ओनर है जो। यस टेस्ला सर, का जो एलन ओनर है मस्क, एलन एलन मस्क। मस्क। कोई एलन एलन बात मस्क। नहीं मस्क। कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अमीर तरीन है, एलन मस्क है और जेफ बेज़ोस है। अच्छा, जेफ बेज़ोस की किसने बात की पहले? जेफ बेज़ोस जो है वो बेसिकली उसका क्या बिज़नेस है? वो अमेज़न का ओनर है। अमेज़न क्या है? अमेज़न एक रिटेल कंपनी है। यकीन करें कि वो कोई टेक्नोलॉजी, कोई एयरक्राफ्ट, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं सेल करती। वो आप क्या सेल करती है? सर्फ एक्सेल, पैंटीन, लक्स, वो ये चीज़ें सेल कर रही होती है। घी, चीनी, ये चीज़ें, इस ये तो चीज़ें हैं। इसके अलावा हर चीज़ तकरीबन अब तो वहाँ पर आ गई है। जो रिटेल स्टोर होते हैं, ये जो हम लोग देखते हैं ना, आप लोग कभी यूटिलिटी स्टोर पे गए हों, या अगर कभी आप हाइपर स्टार पे गए हों, या फिर जैसे शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं, जैसे लाहौर में कभी एम्पोरियम मॉल में विजिट किया, कभी जो है पैकेजेस मॉल में विजिट किया, तो क्या होता है, यहाँ पे छोटी-छोटी शॉप्स बनी हुई होती हैं, उसके अंदर जो है वो लोगों ने चीज़ें रखी होती हैं। कोई शूज़ बेच रहा है, कोई गारमेंट सेल कर रहा है, कोई जो है वो क्रॉकरी सेल कर रहा है, कोई टॉयज़ सेल कर रहा है, कोई कटलरी सेल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स। तो डिफरेंट सेक्शन बने हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अमेज़न पे मिल जाती हैं, और अमेज़न जो है वो उसके वर्चुअल स्टोर्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सारे सॉरी, फिजिकल स्टोर्स, सारे के सारे उसके वर्चुअल स्टोर्स हैं, यानी कि ऑनलाइन है। अगर आपके पास एप्लीकेशन है उसकी, या आप इंटरनेट के ज़रिए आप उसकी वेबसाइट ओपन करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो अमेज़न जो है बेसिकली एक ऑनलाइन बिज़नेस है, यानी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेस है। आज आप दुनिया में जितना भी इंटरनेट है, वो बंद कर दें, इसका जो ओनर है वो सड़कों पे आ जाएगा। लिटरली रोड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके साथ सारे पैसे जितने भी हैं वो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हैं। वो कब तक उन पैसों को इस्तेमाल करेगा, और कहाँ-कहाँ उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। आज आपकी दुनिया के बड़े-बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे फूड पांडा, उबर, जितने बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, ये सारे के सारे जो है वो टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट पे चल रहे हैं। आज दुनिया का इंटरनेट बंद कर दें, और आप तमाशा देखें फिर कि ये इन लोगों का क्या हश्र होता है, और लोगों की ज़िंदगी कितनी चेंज हो जाएगी एक ही दम से। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इंटरनेट भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, स्मार्टफ़ोन भी आएगा, एप्लीकेशंस भी आएँगी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएँगी। तो जब हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो अब देखिए दुनिया का अमीर तरीन इंसान आपने कहा है कि वो उसका बिज़नेस ही टेक्नोलॉजी वाला बिज़नेस है। आईटी के बगैर वो बिज़नेस नहीं चल सकता। ओके, फिर किसने बात की जी? वो टेस्ला का जो ओनर है। टेस्ला का ओनर कौन है? एलन मस्क। एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है वो स्पेसएक्स कंपनी का ओनर है, टेस्ला का ओनर है, और इसके अलावा 1-2 बिज़नेसेस, पेपाल उसका एक बड़ा बिज़नेस है। ये पेपाल ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है।
अब उसके जितना भी बिजनेस देखें, पेमेंट का सिस्टम वाली कंपनी वो भी ऑनलाइन, स्पेस एक्स वो तो है ही, रॉकेट शॉकेट वो बनाता है, मार्स पे भेजता है, ये सारे काम करता है, तो वो भी उसके टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, यानी बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो ना चार्जिंग होगी उनकी और ना ही वो आप कह लें कि कार्स चलेंगी। तो लिहाजा उसका भी जो बिजनेस है वो टोटली आईटी के मॉडल के ऊपर चल रहा है। दुनिया में जो सक्सेसफुल बिजनेसेस की अभी हमने बात की है, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम मैनेजमेंट साइंसेस तो पढ़ रहे हैं, ओके दैट्स गुड, हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी हमारे लिए जो है वो आप कह लें कि इनएविटेबल है, यानी नागुज़ीर है, उसके बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं है अगर हमने इस दुनिया में सरवाइव करना है। तो हाँ, अगर हमारी बड़ी जमीनें हैं, हम बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बड़े अरबपति हैं पहले से, तो फिर छोड़ें इस बातों को, फिर जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी की। अच्छा, इसके अलावा क्या, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ओके दैट्स क्लियर, फैसिलिटेट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड वर्क ग्रुप कोलैबोरेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें क्या हेल्प आउट कर रही होती है कि इट फैसिलिटेट्स अस इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हम इससे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यानी कि लॉन्ग टर्म के डिसीजंस ले सकते हैं, एंड वर्क ग्रुप कोलैबोरेशन, यानी कि आपका जो एक सिस्टम है या जो आपका सेटअप है या जो आपका एक सिनेरियो है जिसमें आपके मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके दरमियान कोलैबोरेशन क्रिएट कर रहा होता है ये जो आपका आईटी का सिस्टम है या जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अच्छा, अब ये आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जब हम उस उन फैक्ट्स को आप कह लें कि किसी फॉर्म में ले आते हैं, उन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक प्रॉपर रीडेबल जो है वो डाटा के अंदर, तो वो हम उसे कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन है। जब मीनिंग आ जाएगा किसी भी डाटा के अंदर तो वो इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी रोल नंबर 15 के का 4/4 जीपी है। अच्छा, ये कौन-सा रोल नंबर 15 है? ये बीबीए की क्लास है, ये बीकॉम की है? ये कौन-सा सेमेस्टर है? 4th है या 8th है या 6th है? ये जो है वो मतलब कि ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो रही ना, लेकिन जब मैं बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बीबीए 6 का एक बच्चा अहमद है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्या पता आपका क्या नाम हो, उसका रोल नंबर 15 है, उसका 4 जीपी है, तो ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जब हम किसी एक चीज़ को प्रॉपर शेप के अंदर ले आते हैं, हम उसको जो है वो मीनिंगफुल बना देते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देते हैं, तो हम उस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और हमारे काम की इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा हमारे काम का नहीं होता। ओके। अब ये एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे सेल्स के डाटा में नेम है, क्वांटिटीज़ हैं, डॉलर अमाउंट्स हैं, कि किस पर्सन को आपने कितनी अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में कौन-सा आइटम जो है वो सेल किया है। इसी तरह से आप देखें प्रोडक्ट टाइप है, सेल्स की टेरिटरी है, सेल्स पर्सन है, ये सब चीज़ें जब एक 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 रिदम के अंदर होंगी या फिर एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होंगी, तो फिर हमें क्लियर होगा कि वाक़ई ये एक इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज़ हम जो है वो खाली डाटा की मदद से हम अपना काम नहीं चला सकते। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। अच्छा, ये हमारी क्लास जो है ना ये एंड होने वाली है, चूँकि 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जब ये क्लास एंड होगी, तो यू पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू जॉइन द क्लास अगेन यूजिंग द सेम पीएम आईडी, ठीक है? अच्छा, सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे अज्जा जिसके ज़रिए जो है जो आपस में इंटररिलेटेड हों, आपस में जुड़े हुए हों। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी है, ये किसी डायरेक्टर के बगैर नहीं चल सकती, ये लेक्चरर्स के बगैर भी नहीं चल सकती, ये पीएन्स के बगैर भी नहीं चल सकती। तो ये बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में इंटररिलेटेड हैं, ये सब एक-दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ये मिलके एक सिस्टम बना रहे होते हैं। नून बिज़नेस स्कूल इज़ इटसेल्फ अ सिस्टम। University of Sargodha is itself a system. Government of Punjab is a system. Government of Pakistan is a system. Unilever company is a complete system. उसका जो रीजनल ऑफिस है वो भी एक सिस्टम है, जो उसका जो जैज की फ्रेंचाइज है वो भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे इंटरलिंक्ड कंपोनेंट्स होते हैं, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं कि जी ये हमारी प्रेमिसेस हैं, ये हमारी पेरिफेरल्स हैं, यानी ये हमारा एरिया है। अब नून बिजनेस स्कूल कहाँ तक है, आपको पता है कि उसके प्रेमिसेस क्या हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जाके खड़े हो जाएं, तो यू कैन नॉट से कि आई एम स्टैंडिंग इन नून बिजनेस स्कूल, फिर आप अहमक लगे।
अच्छा जी। तो हम लोग ये देख रहे थे कि सिस्टम जो होता है ना उसकी एक बाउंड्री जो है वो डिफाइंड होती है। ओके, अच्छा इसके अलावा क्या है कि वर्किंग टुगेदर। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट डजंट नीड एनी क्लैरिफिकेशन कि वर्किंग टुगेदर से क्या मुराद है, यू पीपल नो इट। टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जो कॉमन एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स से मुराद है कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे मुश्तरका कुछ आप कह लें कि एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको अचीव करना होता है। चूंकि आप लोगों का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या नॉन बिजनेस स्कूल तक रह के आप लोगों के साथ एग्जांपल्स शेयर करूं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर वो चीजें हैं जो आप लोगों ने देखी हुई हैं, ये वो सिनेरियो है जो आप लोगों के माइंड में सेव है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि जी लिवाइस के हेड ऑफिस में ये होता है, या जहाँ पे यूनिलीवर की फैक्ट्री में ये होता है, या मैं आपसे कहूंगा कि सिस्टम्स कंपनी ये बिजनेस मॉडल फॉलो करती है, तो आपको ना इतना समझ नहीं आएगा। क्योंकि लेने को तो मैं डिफरेंट आपके सामने बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कंपनीज का नाम लेके आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का एक्सपोजर नहीं होगा ना उस चीज के साथ तो थोड़ा सा मसला बनेगा। जहाँ पे एग्जाम्पल रिक्वायर्ड होगी हम इंशाल्लाह लेंगे एग्जाम्पल्स, और हमारी आईटी रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह चलेंगी आगे। अच्छा, अब जैसे आप लेकिन नॉन बिजनेस स्कूल के अंदर कुछ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? अच्छा, नॉन बिजनेस स्कूल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये हो सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने क्या करना है कि बच्चों का रिजल्ट बनाना होता है, फिर इसके अलावा हमने बच्चों का जो है वो डाटा रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है, टाइम टेबल बनाना होता है, एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स जो हैं वो उसको प्रॉपरली कंडक्ट करना है, रूम्स असाइन करने, क्लासेस की मॉनिटरिंग होगी कि टीचर्स क्लासेस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और क्लासेस की टाइमिंग चेक करेंगे कि भाई टीचर अपने टाइम पे क्लास में है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बेसिकली वो किसी भी एक सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होता है। अगर आप कोई भी एक बिजनेस को विजिट कर रहे हैं, आप कहीं पर भी चले जाएं, आप किसी एक किराने की दुकान पर चले जाएं, तो वो अगर आपको बता भी नहीं सकेगा ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, मे बी he or she would not know the meaning of objectives, but clearly there should be some defined objectives in his or her mind कि मैंने अल्टीमेटली क्या करना है। तो जब आपने बीबीए में एडमिशन लिया था तो देयर वाज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड कि आपने इस बीबीए की डिग्री को जो है वो अर्न करने के बाद इसके बाद फर्दर क्या करना है। तो लिहाजा एक किराने की दुकान वाला जो होता है ना उसका भी ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि मैंने पैसा कमाना है, बहुत सारा कमाना है, ढेर सारा कमाना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, कस्टमर को अपनी तरफ एंटाइस करना है। वो जो दूसरे नुक्कड़ के ऊपर दूसरा किराने वाला बैठा हुआ है ना, उसका कस्टमर भी छीनना है, मैंने स्नैच करना है, अपनी तरफ उसको एंटाइस करना है, अट्रैक्ट करना है। तो लिहाजा ये हर पर्सन का, हर सिस्टम का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, बाय एक्सेप्टिंग इनपुट्स एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स। तो सिस्टम का क्या काम होता है कि सिस्टम ने इनपुट्स को एक्सेप्ट करना होता है और आउटपुट्स को प्रोड्यूस करना होता है। आपको पता है कि हमारा सिस्टम इसी के ऊपर चल रहा होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और हर जगह पे यही काम हो रहा होता है। हम उसको कंसीव नहीं कर पाते, हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते, हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन वो हर जगह पे यही रहा होता है। यानी क्या मतलब, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये जो मेरी बातें हैं, ये जो मेरे अल्फाज हैं, ये आप लोगों को एक प्रोसेस के थ्रू अपने हैंड फ्री में या अपने स्मार्टफोन में या अपने लैपटॉप पे आपको सुनाई दे रहे हैं, और वो आपके लिए आउटपुट है। यानी मैं बोलता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं, इधर से मैं इनपुट दे रहा हूँ सॉरी, और आप लोग आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, और दरमियान में प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, इंटरनेट या जूम या हमारा जो मोबाइल फोन है ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तो हर जगह पे यही मॉडल फॉलो हो रहा होता है। इन एन ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, सिस्टम जो होते हैं ना वो बेसिकली आप क्या कह लें कि एक ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। यानी ऑर्गेनाइज से मुराद है कि तरतीब शुदा, जिसका जिसका स्टैंडर्ड्स, जिसके मेजर्स जो हैं वो डिफाइंड होते हैं, जिसके आप कह लें कि जिसकी जो लिमिटेशंस हैं वो डिफाइंड होती हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। आप कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आप कुछ जो है वो आउटपुट दे रहे होते हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि मे बी हम डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मे बी हम इन्फॉर्मेशन को रिफाइन कर रहे हैं, मे बी हम रिफाइंड इन्फॉर्मेशन को जो है वो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है। तो एक सिस्टम के अंदर जो है वो ये सब चीजें जो है वो हो रही होती हैं, और ये बेसिकली एक डेफिनेशन है सिस्टम की।
तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, हमने देख लिया कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और सिस्टम क्या होती है। दो चीजों को देख लिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिक फंक्शन ऑफ सिस्टम क्या होता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ये बहुत मुश्किल स्लाइड है, ये खुद पढ़िएगा। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा अब इस स्लाइड में क्या है, वो क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन होता है ऑफ पीपल, जिसमें लोग होंगे, ठीक है, और क्या होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होंगे, डाटा रिसोर्सेज होंगे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे। नाउ ऑल दीज टर्म्स आर हियर्ड बाय यू पीपल मेनी टाइम्स एंड यू हैव राइट ऑल दीज टर्म्स मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्जाम्स। ये चीजें कितनी मर्तबा आप लोग यूज करते हैं, कम्युनिकेशन का वर्ड कितनी मर्तबा पढ़ा हुआ है, पॉलिसीज, डाटा रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये वो सारी चीजें जो आपको पता है। ये आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा, सिस्टम क्या होता है, स्टोर कर रहा होता है और रिट्रीव कर रहा होता है किस चीज को। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो 2-2 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम स्टोर कर रहा होता है, रिट्रीव कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है और डिसेमिनेट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, स्टोर करता है, ओके ठीक है, स्टोर तो कर सकते हैं, समझ आ गई है। अगर आप नॉन बिजनेस स्कूल के एडमिन ऑफिस में जाएंगे तो हर बच्चे के जो रोल नंबर है वो स्टोर होगा, उसके मार्क्स जो है वो स्टोर होंगे। शाहिद महमूद साहब के लैपटॉप को अगर आप देखेंगे, उसमें आपको हर बच्चे की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। मोइन साहब के पास आप जाएंगे, उनके पास आपको मिल जाएगा सारा डाटा, हर स्टूडेंट का उनके पास सेव होगा कि कौन से बच्चे ने किस टाइम पे जूम पे ऑनलाइन होके अपना एग्जाम दिया, कौन कौन सा एमसीक्यू अटेम्प्ट किया, कौन सा छोड़ दिया। वो एक एक डिटेल्स शाहिद साहब के पास, या फिर मोइन साहब के पास, या अपना मुमताज साहब वगैरह के पास सब डाटा मौजूद होता है। अच्छा, रिट्रीव, सिस्टम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? सर जो डाटा कंप्यूटर को दिया है वो वापस लेना उससे। रिकवर करना। डाटा रिकवर करना, ठीक है। डाटा जो आपने कहीं पर सेव किया हुआ है उसको रिकवर करना। रिकवर करने से मुराद यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपने फाइल सॉरी सी फोल्डर के अंदर जो है वो माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से डाटा सेव किया हुआ था, उससे कंप्यूटर से कहना कि ये मुझे वापस करो, डाटा आपको रखवाया था, ऐसा नहीं होगा। रिट्रीव करने से मुराद ये है कि डाटा जो कि आपने स्टोर किया हुआ था किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर, जब आपको उस डाटा की रिक्वायरमेंट है और जिस पर्सन को रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे मुझे रिक्वायरमेंट है कि मुझे BBA 6 की अटेंडेंस शीट चाहिए। अब मुमताज साहब बैठे हुए अपने काम से, वो कोई और काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि सर ये सॉफ्टवेयर है, अभी तो सॉफ्टवेयर हमारे पास कोई नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी इसमें से डाटा आप रिट्रीव कर लें, निकाल लें, जो चीज आपको चाहिए ना आपको मिल जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन अनऑथोराइज्ड है, वो पर्सन उस डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकता, यानी वो उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, उस डाटा को गेन नहीं कर सकता। सर जैसे वन ड्राइव है। जी, जैसे गूगल ड्राइव होती है आपकी, ठीक है। अब गूगल ड्राइव के ऊपर मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि ये किसके साथ शेयर करना है। अब ये फॉर एग्जांपल बुक है, एक 100 MB प्लस की बुक थी इंटरनेशनल बिजनेस की। तो वो बच्चों ने कहा कि सर आप हमें ईमेल कर दें, वो ईमेल भी नहीं हो रही थी, वो व्हाट्सएप भी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा सर अब हम क्या करें, मैंने कहा मैं आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर देता हूँ। तो गूगल ड्राइव पे मैंने उस बुक को अपलोड किया और फिर मैंने उनका उसका ईमेल स्टूडेंट का दे दिया और उसके साथ वो लिंक कर दिया। अब वो स्टूडेंट जिसका मैंने ईमेल दिया है, सिर्फ वही दैट पार्टिकुलर स्टूडेंट कैन एक्सेस द फाइल फ्रॉम माय गूगल ड्राइव। और फिर उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो उसको आगे किसके साथ शेयर करे, लेकिन मैंने अपने एंड से उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया है। सेफ्टी को इंश्योर करने से क्या मुराद है, ये तो बुक थी, ये तो किसी के पास भी जा सकती है, लेकिन कुछ आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ना जो आप शेयर नहीं कर सकते हर किसी के साथ पब्लिकली। तो अच्छा, इस तरह से क्या कह रहे हैं, हमने रिट्रीव की बात कर ली। अच्छा, ट्रांसफॉर्म से क्या मुराद है कि डाटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी होनी है। जो BBA 6 के स्टूडेंट्स हैं, दैट पीपल कैन बी प्रोमोटेड इन BBA 7 और BBA 8, तो क्या होगा, इनका जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी न्यू आएंगे, इनका GPA भी रिवाइज होगा। इसका क्या मतलब हो रहा है कि डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी आपको हर सेमेस्टर के साथ साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा आपने जो सेव कर लिया बस अब वो पड़ा रहेगा 10 साल तक, कैसे रहेगा, नो। You have to update the data with the passage of time according to the needs and your wants. तो इसके अलावा disseminates information, information dissemination से क्या मुराद है, यानी distributing information to the relevant focal person, जिसको भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और वो जो अथोराइज्ड पर्सन है, जब मैं अथोराइज्ड पर्सन की बात करता हूं तो इट मींस कि वो पर्सन जो कि एलिजिबल है उस डाटा को रिसीव करने के लिए। आप राह चलते किसी भी शख्स को डाटा नहीं देंगे,
अगर मैं यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर हूँ तो ही मुझे डाटा मिल सकता है। अगर मैं नमल यूनिवर्सिटी में मेरा कोई लिंक नहीं है वहां से, तो इसका मतलब है कि नमल जो है वहां पर मुझे कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ मैं। बेशक यहाँ पे मैं 21वें ग्रेड का प्रोफेसर ही क्यों ना हूँ, लेकिन नमल वाले मुझे जो है वो एक स्टूडेंट का नेम रोल नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ। तो डाटा डिसेमिनेशन से मुराद ये है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली उन्हीं लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट की जाए जो कि उसके ऑथोराइज्ड फोकल पर्सन है। अच्छा, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। हम अभी सिर्फ बिजनेस के अंदर बात करें, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ना, ये एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है। कैसे? मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक रेस्टोरेंट। उस बिजनेस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फाइनेंस का भी काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग का भी काम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत एचआर की चीजें भी है, एम्प्लॉयज को भी हायर कर रहा हूँ, उनको कंपेंसेट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको एथिक्स सिखा रहा हूँ। ये चीजें हो सकता है मैं वहां कोई प्रॉपरली ऑपरेशंस ना कर रहा हूँ, मैं वहां पे कोई रिसर्च ना कर रहा हूँ, मेरी वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कोई सप्लाई चेन विजिबल ना हो, या वो हो सकता है कि मैं जो है वो और बिजनेस के डिफरेंट डिसिप्लिन जो है वो मैनेजमेंट के, उनको वहां पे अप्लाई ना कर रहा हूँ, दो तीन काम कर रहा हूँ। होता है ना ऐसे कि कहीं पे सिर्फ फाइनेंस का काम हो रहा है, कहीं पे सिर्फ एचआर और मार्केटिंग का काम हो रहा है। तो जो मैनेजमेंट होती है ना, ये एक ब्रॉडर फील्ड है, ये एक बड़ी अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ी छतरी है, जिसके नीचे डिफरेंट डिसिप्लिन आ रहे होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आ रही होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। और बिजनेस जो है ना, ये टर्म फिर थोड़ी सी आप कह लें कि लिमिटेड होकर रह जाती है। इसमें सिर्फ बिजनेस आएगा, इसमें फिर आपकी जो है वो एथिक्स नहीं आएंगे, इसमें आपके स्किल्स नहीं आएंगे, इसमें आपकी जो है वो आप कह लें कि इसके अलावा जो अदर रेलेवेंट इनके फील्ड्स हैं वो फिर हम उनको इस तरह से प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जब हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम प्योरली बिजनेस में रह के बात कर रहे हैं। हमारा जो दायरा कार है थोड़ा सा कन्फाइंड हो जाएगा, यानी थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाएगा। मैनेजमेंट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एक बड़ी फील्ड है। A major functional area of business that helps out in performing routine business activities। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा एरिया है हमारे पास जो कि हमें हेल्प आउट कर रहा होता है कि रूटीन की बिजनेस एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर सकें एंड प्रोसेसेस बाय प्रोवाइडिंग, और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करके हम अपने डेली के ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को रन कर सकें। आई डोंट थिंक कि दिस पॉइंट नीड्स एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को समझ आ गई है? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, अब इसे पढ़ते हैं। MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा बच्चे, एक बात तो आप लोगों ने याद रखनी है कि हम कभी भी किसी वर्ड को जो कि ऑल कैपिटल हो, उसको हम जो है वो कंबाइन करके नहीं पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन हम उसे कंबाइन करके नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं NBS को नब्स नहीं पढ़ूंगा, या मैं UOS को युवास नहीं पढ़ूंगा, या मैं जो है वो GOP को गोप नहीं पढ़ूंगा, मैं उसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ूंगा। तो जब ये MIS है, इसे आप मिस नहीं पढ़ेंगे, आप इसे कहेंगे ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो कुछ बच्चों को चूंकि कंफ्यूजन हो गई थी कि ये मिस आसिर लिखा हुआ है तो पता नहीं ये सर है या मैडम है, ये कौन है और ये कैसे हैं, ये क्यों हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड 6th सेमेस्टर, यू पीपल शुड नो कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑल कैपिटल एंड फर्स्ट कैपिटल। यानी अगर ए बड़ा और उसके बाद ए छोटा, SIR, इसका मतलब है कि ये एक वर्ड है, आसिर है। लेकिन जब USA लिखा हुआ है, ये यूसा नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर ये कम से कम USA है। इसे आप यूसा नहीं पढ़ेंगे, इसे NBS को आप नब्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही होता है ना, या मैं गलत बता रहा हूँ? तो ये बेसिक चीजें जो है ना, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब कोई वर्ड ऑल कैपिटल के अंदर होता है, वो कोई भी है। फॉर एग्जांपल TQM एक सब्जेक्ट होता है, शायद आप पढ़ेंगे आगे जाके। अब उसे अब टकम नहीं पढ़ेंगे हम, उसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM कहेंगे। तो इतनी जो है ना वो इस चीज का जरा ख्याल रखा करें कि जब भी आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, आप कहीं पब्लिक किसी एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, आप डिपार्टमेंट में हैं, यूनिवर्सिटी में, किसी टीचर के पास बैठे हुए हैं, तो आप इस चीज का जरा ख्याल कीजिएगा कि हम जो बोल रहे हैं ना, वो हम अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपना एक इमेज डेवलप कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में एक बात याद रखिएगा कि कोई भी बात लिमिटेड नहीं होती, एक पब्लिक प्लेस है। आप जो भी बात करेंगे वो चारों तरफ फैल जाती है, वो हर रेलेवेंट या इररेलेवेंट पर्सन तक वो बात पहुंच जाती है। ठीक है? तो इस चीज का जरा आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम से ख्याल करना है। अच्छा, MIS जो है वो क्या है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। पहला तो इसका काम ये है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प आउट करता है। इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया, सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि डिसीजन मेकिंग करनी है। किस चीज की डिसीजन मेकिंग करनी है?
आप बिजनेस में बैठे हैं, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करनी है। आप डिपार्टमेंट में बैठे हैं, डिपार्टमेंट की डिसीजन मेकिंग करनी है। आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग करनी है। कोऑर्डिनेशन यानी आपस में कोलैबोरेशन करना। कंट्रोलिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी एक इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पब्लिक सेक्टर है या वो प्राइवेट सेक्टर है, वो पाकिस्तानी है या वो इंटरनेशनल है, आप जहां पर भी हैं वहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो उसका कंट्रोल, उसका एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। कंट्रोल का आपको पता है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि उसको एनालाइज करना, यानी उसको इंटरप्रेट करना, उसका तज्जिया करना किसी चीज का। यानी आपने देखे ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती है, हम सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें से पिक करते हैं। विजुअलाइजेशन से मुराद है कि एक्सप्लिसिट करना, उसको डिस्प्ले करना, पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना, एग्जिबिट करना, यानी किसी चीज को दिखाना। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो MIS का काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करना होता है, यानी कि रेलेवेंट पर्सन तक वो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो उसको कन्वे करना है या उसको ट्रांसफर करना है। तो द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये नेसेसरीली देखना पड़ेगा कि MIS के अंदर कौन कौन सा पर्सन या कौन कौन सा फैक्टर या कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व है। यानी लोगों के बगैर आप MIS को इमेजिन नहीं कर सकते, एज वेल एज यू कैन नॉट इमेजिन MIS विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर इदारा ही नहीं होगा तो उसे अप्लाई कहाँ पर करेंगे। अच्छा, इसी तरह से प्रोसेसेस वहां पर नेसेसरीली होंगे, यानी अगर कहीं पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर MIS का क्या पर्पज है, इंफॉर्मेशन का या सिस्टम का क्या पर्पज है वहां पर। इसके अलावा क्या, इट इज स्टडी ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। ये तीन चीजें हम आगे भी जाके पढ़ेंगे कि पीपल, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों एक एक ट्राइंगल है, इसे आप कह लें, पिरामिड कह लें या जो भी कह लें, एक त्रिकोण है जो कि MIS के एक इंटेग्रल या इनएविटेबल पार्ट्स हैं। MIS इन्हीं के ऊपर चल रही होती है कि अगर लोग नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, इनमें से कोई एक भी फैक्टर नहीं होगा, तो देयर इज नो सर्वाइवर फॉर MIS। अच्छा, MIS इज अ पीपल ओरिएंटेड फील्ड, ये बात याद रखनी, ये टेक्नोलॉजी की फील्ड नहीं है। हम कहेंगे ये तो हम IT पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं, नहीं बेटे, हम लोग पढ़ रहे हैं पीपल, यानी कि लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये टोटली पीपल ओरिएंटेड, लोगों से, ह्यूमन से रेलेवेंट की फील्ड है ये, जिसका एम्फेसिस जरूर है टेक्नोलॉजी के ऊपर, IT के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में ये फील्ड जो है वो ह्यूमन से रेलेवेंट है। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कोबोल या फोर्ट्रान, इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, उसमें लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता। या अगर मैं आपसे कहूँ वेब प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग या नेटवर्किंग, इसमें ये सारे ना IT से रेलेवेंट चीज है, इसमें इंसान नहीं मैटर करता, कौन है, कौन कौन नेटवर्किंग कर रहा है या कौन प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कौन कर रहा है, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कैसे कर रहा है, कोडिंग कितनी कर रहा है, और जो है वो किस कंप्यूटर के ऊपर कर रहा है, किस सिस्टम के ऊपर कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं देखना कि मशीन क्या है, हमने यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर एम्फोसाइज करना है। और जो है वो आप कह लें कि यानी ये फील्ड ह्यूमन से रेलेवेंट है, लेकिन विद अ पार्टिकुलर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें फोकस हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा कि लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स और फ्रूटफुल आउटपुट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अभी हम लोगों ने बात की है कि तीन चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी और पीपल। तो इन लोगों ने क्या करना होता है, टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे हम MIS कहेंगे। जब यानी आप सिंपल से समझ लें कि एक जब पीपल यानी कि लोग, ह्यूमंस, जब टेक्नोलॉजी को किसी एक इदारे में इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे, सिंपल। ICT एक टर्म होती है। ICT क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT। अब ये बेसिकली क्या इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स दैट स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, कन्वर्ट, डुप्लीकेट और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जिस जिस फेज से गुजर रही होती है उसे हम ICT कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि बेशक आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को आप जो है वो स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वो सारा ICT में आएगा। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा, जैसे सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस होती हैं, ये मोबाइल में आपके फेसबुक की एप्लीकेशन है,
आपके मोबाइल में यूट्यूब की एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में जूम की एप्लीकेशन है। ये सारी एप्स जितनी भी हैं ये क्या कर रही हैं, ये जो है वो आप कह लें कि इंफॉर्मेशन को या तो प्रोसेस कर रही हैं, या ट्रांसमिट कर रही हैं, या कन्वर्ट कर रही हैं, या जो है वो ट्रैक कर रही हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन से रेलेवेंट काम कर रही हैं। अच्छा, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन सच एज डिस्टेंस लर्निंग, जैसे अभी हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। अब मैं लाहौर में बैठा हूँ, आप में से कोई सरगोदा में होगा, कोई किसी और सिटी में होगा, तो अपने अपने घरों में है ना सब लोग। तो अब इससे क्या होता है कि डिस्टेंस लर्निंग जो है ये भी हमारी आईसीटी की कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगी, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग होती है। इसके अलावा आप देखें कि टेलीफोन्स एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, ये भी आईसीटी की एग्जांपल में आ जाएगा। ये स्मार्टफोन ही है ना जिसकी मदद से हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। वीडियो इक्विपमेंट और मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, ये सारी आईसीटी की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल, व्हाट थिंग्स यू पीपल शुड नो। आपको जब आप यहाँ से बिजनेस प्रोफेशनल बन जाएंगे, यहाँ से ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, तो उस वक्त आप लोगों को क्या पता होना चाहिए मैनेजमेंट के चैलेंजेस के बारे में, कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम से रेलेवेंट कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं। फिर बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में, डेवलपमेंट प्रोसेसेस के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, और फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये सारी चीजें आगे जाके हमारे पास एक एक न्यू चैप्टर बनता जाएगा। तो हम चैप्टर्स के अंदर इन चीजों को डिटेल के अंदर जो है वो देखेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लें, इसको एक मतलब अंडरस्टैंड कर लें कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमने आगे जाके पढ़नी है, और बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल इन चीजों को आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अब एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये हमारे 4-5 दिन तो इसी में लग जाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक पूरा पूरा चैप्टर है। अभी हमने सिर्फ इंट्रो लेना है आज। तो व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है, बेसिकली जो है वो यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू एम्पावर। इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम एम्पावर करते हैं बिजनेस के प्रोसेसेस को, ई कॉमर्स को, या किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, या फिर अपने कस्टमर, सप्लायर्स और अदर बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ जब हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ई बिजनेस कर रहे हैं। इन एसेंस एंड ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये बड़ी उसने एक बॉटम लाइन दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जब हम वैल्यू को ऑनलाइन एक्सचेंज करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये हम ई बिजनेस कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू हियर। वैल्यू से क्या मुराद है। सर हम वैल्यू को इन कभी नहीं, टर्म्स ऑफ मनी ले रहे हैं। ये तो आप ये लोग जो बताएंगे ना कि क्या क्या समझते हैं हम वैल्यू को, क्या पढ़ा सर हुआ है इन आपने टर्म कि ऑफ वैल्यू क्या होती है। मनी सर इन होगा टर्म्स ऑफ सर। सर्विसेज हम लेंगे इन और इन टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ कंपनसेशन। सर ये तो कस्टमर पे डिपेंड करेगा ना कि उसके लिए वैल्यू क्या चीज है जो। सर वो बिल्कुल। डिफरेंट हो वो सकती है, वो आपकी क्वालिटी वाइज भी हो सकती है, आपका डिलीवरी टाइम भी हो सकता है, इसके अंदर वैल्यू यानी। अच्छा देखें, सब बच्चों ने बताया और सही बताया। वैल्यू क्या होता है बेसिकली, कि आप जो है वो कस्टमर को क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना इज इक्वल टू वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक स्मार्टफोन परचेज किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 50,000 का। मैंने ये सोचा कि ये जो सैमसंग का स्मार्टफोन है ना, ये कम से कम 4-5 साल तो चलाएगा। लेकिन क्या हुआ कि वो 1-2 साल के बाद ही खराब हो गया, या उसमें कोई एरर आ गया, कोई इशू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हुई। इसका मतलब है कि मुझे वैल्यू नहीं मिली। आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि हमने जो है वो बहुत अच्छी स्टडी की है, बहुत अच्छा पेपर दिया है, तो हमारे नंबर भी जो है वो 80, 85, 90 आने चाहिए। अब ये होगी आपकी एक्सपेक्टेशन। अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी, इसका मतलब है कि आपको वैल्यू मिल गई है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, तो फिर आप कहेंगे वैल्यू नहीं मिली। बाज लोग होते हैं ना, कहते हैं यार पैसे नहीं पूरे हुए, चीज आया हो गई। अब पैसे पूरे होना बेसिकली एक बड़ी स्लैंग सी, इनफॉर्मल सी एक टर्म है जो हम यूज करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। उसका मतलब यही होता है कि हम वैल्यू डिमांड कर रहे होते हैं, कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुई। जो मैं तवक्को कर रहा था किसी चीज से, किसी प्रोडक्ट से, किसी सर्विस से, किसी पर्सन से, कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मुझे वो नहीं मिली। मैं इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये प्योरली जो है ना, ये एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है वैल्यू का। लेकिन हम पूरे बिजनेस में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में हम बात ही कस्टमर की कर रहे होते हैं, तो इस वजह से। अब यहाँ पे आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि ई बिजनेस क्या होता है, एक ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। यानी ऐसी कोई चीज हम ऑनलाइन एक्सचेंज कर रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑनलाइन क्लासेस से
आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आप कहते हैं, कोई कहता है समझ नहीं आती, कोई कहता है सर का नेट खराब हो जाता है बार बार, कोई कहता है कोई और मसला हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं। तो जब किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी बिजनेस प्रोसेस में आप कह लें कि प्रोसेसिंग होगी इंफॉर्मेशन की, और वो आपस में जो है वो लोग ये कंसिडर करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमें वैल्यू मिल रही है, तो फिर उसे हम ई बिजनेस कहेंगे। अगर आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे तो फिर उसको वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है जी, समझ आई है? यस सर, आगे से। यस सर। यस सर। आज के लिए इतना काफी है, ये और पढ़ना है? सर इंट्रोडक्शन तो काफी है। काफी है, ठीक है, चलें, अगर सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है, काफी है फिर। अच्छा जी, हम लोगों ने कुछ 4-5 स्लाइड्स पढ़ी होंगी। अब बाकी जो भी हमारा रह गया है रिमेनिंग, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये बेसिक्स ही हैं, इसके अंदर बेसिक चीजें ही हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो मॉर्निंग की इंशाल्लाह जो है वो अब थर्सडे वाले दिन होगी 9:30 बजे, और इवनिंग की जो नेक्स्ट क्लास है वो वेंसडे वाले दिन होगी 12:30 बजे। ठीक है, ओके सर। चलें जी, ओके, ठीक है जी स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।